कि दो सेट हैं A and B are bounded above, the bounded set है, bounded sets of R, then supremum of A plus B is equal supremum of A plus supremum of B। एक ये रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे और दूसरा रिजल्ट ये प्रूफ करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ A यूनियन B is maximum of supremum of A and supremum of B। ये दो रिजल्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, कोई भी दो बाउंडेड सेट्स हैं आर के, तो जो सुप्रीमम होगा A प्लस B का वो सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B के बराबर हो जाएगा, और यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट का जो सुप्रीमम होगा वो मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ A एंड सुप्रीमम ऑफ B हो जाएगा। तो सिंपल है इसका प्रूफ। ठीक है, इसको हम कहीं जहां पे भी जरूरत होगी वैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। और इस टाइप के जो रिजल्ट हैं हमने लिस्ट किया था, लिस्ट आउट किया था कुछ रिजल्ट्स, उनमें से दो हम सिलेक्ट कर रहे हैं और बाकी के प्रूफ सिमिलर हैं। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं सेल्फ से। तो इससे दो चीजें क्लियर होंगी। एक तो ये भी आइडिया आपको लगेगा कि कैसे हम किसी एलिमेंट को सुप्रीमम हम कैसे बता सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन का यूज करके कैसे हम एक पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो सुप्रीमम ही है। तो क्या करना होगा, दो प्रॉपर्टी थी सुप्रीमम दिखाने के लिए कि हमें पहले तो अपर बाउंड दिखाना होगा और दूसरा वो लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड का सेंस क्या है कि अगर कोई दूसरा अपर बाउंड है तो जो सुप्रीमम होगा वो दूसरे अपर बाउंड से छोटा होगा। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को ही हम बोलते हैं सुप्रीमम। तो हम लोग देखते हैं सुप्रीमम ऑफ A प्लस बी। A प्लस बी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? A प्लस बी का मीनिंग जस्ट डेफिनेशन है A प्लस बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। जितने भी ऐसे सम हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन A प्लस बी कहलाएगा। तो फर्स्ट हम सुप्रीमम ऑफ A प्लस बी देखना है, तो हम क्या करेंगे, सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B को पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये एक अपर बाउंड है। तो सिंस फॉर एनी A belongs to A is less than equal to supremum of A, and for any B belongs to B is less than equal to supremum of B। ये कैसे हो जाएगा? ये तो दोनों डेफिनेशन से हो रहा है, सुप्रीमम ऑफ A की डेफिनेशन और सुप्रीमम ऑफ B की डेफिनेशन से, है ना। तो ये बाय डेफिनेशन हो रहा है कि सुप्रीमम ऑफ A क्या होगा, ये एक अपर बाउंड होगा A के लिए, और सुप्रीमम ऑफ B क्या हो जाएगा, ये अपर बाउंड हो जाएगा सेट B के लिए। ठीक है, तो ये सुप्रीमम A और सुप्रीमम B की प्रॉपर्टी से ये दोनों हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज A प्लस B इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B हो जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट A प्लस B का कोई भी एलिमेंट है A प्लस B टाइप का होगा और वो हमेशा सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B से कम होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट A प्लस B। तो फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया कि जो सुप्रीमम ऑफ A है, सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B है, वो सेट A प्लस B के लिए अपर बाउंड है। अब हमें ये सिर्फ दिखाना है कि सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B से कोई भी स्मॉलर अगर क्वांटिटी है तो वो अपर बाउंड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चूज करेंगे,
for any epsilon पॉजिटिव, हम क्या दिखाएंगे कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन, ये ए प्लस बी के लिए अपर बाउंड नहीं है। तो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सिंस supremum of a minus epsilon by 2 is not an upper bound for set A, this implies there exists a point A naught belongs to A such that supremum of A minus epsilon by 2 is less than A naught। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए सेट ए के लिए सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम ऑफ ए से कुछ भी स्मॉल क्वांटिटी आपने सब्सट्रैक्ट किया तो फिर वो सुप्रीमम नहीं, अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। मींस कि एक पॉइंट मिलेगा ए नॉट सेट ए में जो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से ग्रेटर हो जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली सुप्रीमम ऑफ बी की प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट B naught belongs to set B such that supremum of B minus epsilon by 2 less than B naught हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ B सेट B के लिए सुप्रीमम था, तो सुप्रीमम ऑफ B से एप्सिलॉन बाई 2 अगर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो डेफिनेटली वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, इसका मीनिंग क्या है? एक पॉइंट मिलेगा सेट B में जो सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हमें एक ही पॉइंट चाहिए, तो यहां से हमें एक दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है? फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव सुप्रीमम ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ये लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन ए नॉट प्लस बी नॉट हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है? ये इंप्लाई करेगा कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए नॉट प्लस बी नॉट हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी से कोई भी स्मॉल क्वांटिटी हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अपर बाउंड नहीं रह पा रहा है सेट ए प्लस बी के लिए। इसका मीनिंग क्या है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है सेट ए प्लस बी के लिए, और बाय डेफिनेशन यही क्या हो जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम हो जाएगा सेट ए प्लस बी के लिए। दिस इंप्लाइज फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, supremum of A plus supremum of B minus epsilon is not an upper bound for the set A plus B. Hence, supremum of A plus supremum of B is smallest upper bound for the set A plus B. Hence, by definition क्या हो जाएगा? By definition, supremum of A plus B इक्वल टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। सुप्रीमम किसी सेट का क्या होता है? स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। तो वही हमने दिखा दिया कि जो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी है वो अपर बाउंड तो था ही, लेकिन उससे कम कुछ भी क्वांटिटी कर रहे हैं तो वो फिर अपर बाउंड नहीं रह पा रहा है। इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को ही तो लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं या सुप्रीमम कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है।
तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। और ऐसे ही हम सेकेंड को प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर है, मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ऐसे ही प्रूफ करना है कि जो हम पहले दिखाएंगे कि ये जो राइट साइड में है ये एक्चुअली एक अपर बाउंड है, और इससे स्मॉलर कुछ भी हम ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं, तो वो अपर बाउंड नहीं रह जा रहा है। तो देखिए कैसे मिलेगा हमें कि सिंस फॉर ऑल a belongs to a is less than equal to supremum of a हो जाएगा, and for all b belongs to b less than equal to supremum of b हो जाएगा। ठीक है, this implies for all x belongs to a union b, अब अगर कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी का ले तो या तो वो ए में होगा और या तो वो बी में होगा। अगर ए में है तो वो सुप्रीमम ऑफ ए से कम हो जाएगा, और अगर बी में है तो सुप्रीमम ऑफ बी से कम हो जाएगा। इन बोथ केस x is less than equal to maximum of supremum of a supremum of b के बराबर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट है x अगर लेंगे तो या तो वो a में रहेगा या तो सेट b में रहेगा। अगर सेट a में है तो वो सुप्रीमम ऑफ a से कम हो जाएगा, और सेट अगर b में है तो सुप्रीमम ऑफ b से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ये लिखा है मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ a एंड सुप्रीमम ऑफ b। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू है मैक्सिमम, है ना। तो ये जो x होगा, कोई भी x ले अगर a यूनियन b में, तो वो हमेशा मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ a एंड सुप्रीमम ऑफ b से स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। ये मैक्सिमम फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, कैसे डिफाइन होता है, मैक्सिमम ऑफ a एंड b इज इक्वल a if b is less than equal to a, और ये b हो जाएगा if जो a है लेस देन b। अगर आपका a बड़ा है b से तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी, और अगर b बड़ा है a से तो इसकी वैल्यू b हो जाएगी। जो भी मैक्सिमम होगा वही इसकी वैल्यू होगी। तो ये मैक्सिमम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो यहां से क्या मिल गया, हेंस मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ a supremum of b is an upper bound for the set a union p। तो पहले किसी भी पॉइंट को हमें जो सुप्रीमम दिखाना रहता है, तो सबसे पहले तो हम उसे दिखाते हैं कि ये एक अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड हमने दिखा दिया। अब हमें दिखाना है कि ये स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है, मीन्स कि अगर हम इस क्वांटिटी से कुछ भी हम कम करें तो वो फिर अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम कर सकते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर हम देखें कि मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन, इसको कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है, दो केस बनेंगे। फर्स्ट, अगर सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी से बड़ा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। ये कब होगा, ये हो जाएगा जब सुप्रीमम ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ
बी के और सेकंड ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन, अगर जो सुप्रीमम है बी का वो ग्रेटर और इक्वल हो जाए सुप्रीमम ऑफ ए से। दो ही अगर इन दोनों का मैक्सिमम लेना है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो जो इनमें से बड़ा होगा अगर बराबर है सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ बी दोनों बराबर है तो कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी बड़ा होगा वही इसकी मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर सुप्रीमम ऑफ ए सुप्रीमम ऑफ बी से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू सुप्रीमम ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी, और अगर सुप्रीमम ऑफ बी ग्रेटर है सुप्रीमम ऑफ ए से तो इसकी वैल्यू सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी। अब इन बोथ केस, अब देखिए प्रॉपर्टी से, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एंड सुप्रीमम ऑफ बी, अगर हम केस फर्स्ट लें, इन केस फर्स्ट यानी कि इस केस को अगर हम कंसीडर करें, इन केस फर्स्ट सुप्रीमम ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड फॉर द सेट ए, that is there exist element a naught belongs to set A, और a naught अगर सेट A में है तो ये किस में होगा, A यूनियन B में भी हो जाएगा, ठीक है। सच दैट सुप्रीमम ऑफ A माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन A नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फर्स्ट केस में सुप्रीमम ऑफ A माइनस एप्सिलॉन है, ये क्या हो गया, ये A यूनियन B के लिए अपर बाउंड नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अगर A नॉट A में है, A नॉट अगर A में है तो A यूनियन B में भी होगा, और सुप्रीमम ऑफ A माइनस एप्सिलॉन A नॉट से कम हो गया, मीन्स ये अपर बाउंड नहीं रहा, ठीक है। और अगर हम केस 2 लें, इन केस 2 supremum of B minus epsilon is not an upper bound for the set B, that is there exists element B naught belongs to B। अगर B नॉट B में है तो ये ऑब्वियसली B सबसेट है A यूनियन B का, तो B नॉट किसका एलिमेंट हो जाएगा, A यूनियन B का भी हो जाएगा, ठीक है। सच दैट सुप्रीमम ऑफ B माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन B नॉट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इन बोथ केस, चाहे केस दो ही हो सकते हैं, अगर हम मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ A एंड सुप्रीमम ऑफ B माइनस एप्सिलॉन करें तो इसकी वैल्यू या तो सुप्रीमम ऑफ A माइनस एप्सिलॉन आएगी, या तो इसकी वैल्यू सुप्रीमम ऑफ B माइनस एप्सिलॉन आएगी। और इन दोनों केस के लिए हम देख रहे हैं, केस फर्स्ट के लिए एक एलिमेंट सेट ए में मिल जा रहा है, और केस सेकेंड के लिए एक एलिमेंट सेट बी में मिल जा रहा है, कि ये जो लिखा हुआ है क्वांटिटी ये सुप्रीमम ए का नहीं है या ए यूनियन बी का नहीं है, और ये सुप्रीमम या सॉरी ये अपर बाउंड नहीं है ए यूनियन बी के लिए। दोनों केस के लिए एक एक एलिमेंट मिल जा रहे हैं, केस फर्स्ट के लिए ए नॉट मिल जा रहा है, ठीक है, जबकि ये अपर बाउंड नहीं है ए यूनियन बी के लिए, और यहाँ पर बी नॉट मिल जा रहा है, जो ये शो करता है कि जो सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन है ये अपर बाउंड नहीं है ए यूनियन बी के लिए। तो इन बोथ केस से हम दोनों केस से हम कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम बोथ cases we can conclude that maximum of supremum of A and supremum of B is the smallest upper bound
फॉर द सेट A यूनियन B। हेंस बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ A यूनियन B इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ A सुप्रीमम ऑफ B हो जाएगा। और ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रूफ करना है, कभी भी किसी भी सेट का अगर हमें सुप्रीमम लेना है तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि वो अपर बाउंड है, और उसके बाद हमें दिखाना है कि वो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है, इन द सेंस कि उसमें से कुछ भी अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो वो फिर वो अपर बाउंड ना रह जाए। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट मिल जाए जो उस क्वांटिटी से बिगर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है, इसको हमें अपर बाउंड नहीं है ये दिखाना है, तो इसका मतलब एक हमें बी नॉट ढूंढना पड़ेगा। और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ बी की प्रॉपर्टी से सुप्रीमम ऑफ बी लीस्ट अपर बाउंड है, मीन सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन कर देंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, मीन्स एक पॉइंट मिलेगा बी में जो सुप्रीमम ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हम बार बार यूज कर रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो रिलेटेड है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से और ऑर्डर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट है, और इसको हम कई बार यूज करते हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, उनमें से एक है बहुत ही यूजफुल, वो ये है, इफ A belongs to R such that 0 is less than equal to A and A is less than epsilon for all epsilon positive, then A equal to 0। ये क्या कह रहा है कि अगर A कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है, A कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और वो किसी भी एप्सिलॉन से स्मॉलर है, किसी भी एप्सिलॉन से स्मॉलर है, तो डेफिनेटली A को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिंपली हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे इसे। सपोज A इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दैट इज A इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर A ग्रेटर देन 0 है और ये जो रिलेशन है स्टार, ये किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए होल्ड कर रहा है, तो अगर हम नाउ चूज एप्सिलॉन इक्वल टू A/2 जो कि पॉजिटिव ही होगा, और ये स्टार जो रिलेशन था वो किसी भी एप्सिलॉन किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए होल्ड कर रहा था, देन फ्रॉम स्टार क्या मिल जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू A एंड A इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, A/2 है। और ये जो रिलेशन है ये क्या ट्रू है, क्या ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा, A चूंकि पॉजिटिव है तो यहां से हो जाएगा 1 लेस देन 1/2। ठीक है, और ये इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि A नॉन जीरो है। ठीक है, कंट्राडिक्शन, ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अपने हाफ से स्ट्रिक्टली कम हो जाए। एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी जो कि अपने हाफ से भी स्ट्रिक्टली कम है, ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है A नॉन जीरो है, हेंस A इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है जिसको हम कई बार एनालिसिस में यूज करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें दिखाना हो कि वो 0 है और हमें पता है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती है और उसे हमें दिखाना है कि वो 0 है, तो जस्ट हमें क्या करना होगा, एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज करेंगे और हम उस क्वांटिटी को यानी कि एलिमेंट A को एप्सिलॉन से स्मॉलर दिखा देंगे, तो अपने आप ही इस रिजल्ट से हो जाएगा कि वो होल्ड करेगा। यहाँ पर इक्वलिटी भी ले सकते हैं, इक्वलिटी भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
ये 0 is less than epsilon and 0 is less than a and a is less than or equal to epsilon भी कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमेशा यही कंक्लूड करेगा कि a इक्वल टू 0, चाहे स्ट्रिक्टली स्मॉलर ले और चाहे तो इक्वलिटी साइन के साथ में भी ले। दूसरा रिजल्ट है if a belongs to R such that 0 is less than a and a is less than 1 by n for all n belongs to set of natural number, then a equal to 0। ये भी सेम टाइप से है। ठीक है, कैसे सेम टाइप से? इसको प्रूफ करने के लिए हमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। सिंपली आप प्रूफ कर सकते हैं, सपोज कि a नॉन जीरो है और नॉन जीरो है, दिस इंप्लाई क्या करेगा, a पॉजिटिव है, और a पॉजिटिव है तो क्या मिल जाएगा? अगर हमें प्रूफ करना है तो बाई ऑन कंट्रेरी अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या दी हुई है, इस कंडीशन से कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही हो सकता है, और पॉजिटिव है तो क्या मिल जाएगा? बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट a natural number n belongs to set of natural number such that 1 by n is less than a हो जाएगा ये प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कोई भी अगर एप्सिलॉन कितना भी स्मॉलर क्यों ना हो, यही तो था, कोई भी एप्सिलॉन कितना भी स्मॉलर क्यों ना हो, हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो उस एप्सिलॉन से स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हमने पॉइंट आउट भी किया था। तो एक नेचुरल नंबर मिल जाए, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि 1 बाई एन लेस देन ए हो जाएगा, और ये क्या कंट्राडिक्शन करेगा, इस जो ये प्रॉपर्टी जो दी हुई थी ए की, इसको कंट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, जिस कंट्राडिक्शन फॉर द गिवन प्रॉपर्टी। जो आर की प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि सॉरी ए की प्रॉपर्टी थी कि वो हमेशा 1 बाई एन से स्ट्रिक्टली स्मॉलर रहेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए एक नेचुरल नंबर 1 बाई एन से एक नेचुरल नंबर एन मिल रहा है कि 1 बाई एन से ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जा रहा है, और ये वायोलेट करेगा इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये हमें एक कंट्राडिक्शन दे देगा, और इसलिए हेंस जो ए है वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, और एक ऐसे ही हम मेंशन कर देते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू set of real number r such that 0 is less than equal to a minus b less than epsilon for all epsilon positive, then हम कंक्लूड कर सकते हैं जो अभी हमने प्रूफ किया है फर्स्ट से, अगर a माइनस बी को हम क्या मान ले, जस्ट अल्फा मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, तो ये फर्स्ट टाइप में रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा कि अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 मीन्स ए इक्वल टू बी हो जाएगा। यही यहाँ पर कंक्लूजन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव तो डेफिनेटली a माइनस बी 0 हो जाएगा, दैट इज a इक्वल टू b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हम मेंशन करते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, और ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, जितने भी चारों प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं ये कई बार एनालिसिस में यूज होता है। ठीक है, और इन सभी का प्रूफ कंट्राडिक्शन से है, और ये ऑर्डर प्रॉपर्टी से आएगा या तो फिर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं प्रूफ होगा। और ये क्या है, इफ ए और बी दो कोई रियल नंबर है सच दैट
A is less than equal to B plus epsilon for all epsilon positive। ये कंडीशन होल्ड कर रही है किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, ठीक है। देन A is less than equal to B हो जाएगा। इसको खुद से आप ट्राई करिएगा, ठीक है, इसको मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं। ये क्या कह रहा है, बहुत ही ये यूजफुल है प्रॉपर्टी। कई बार हम बहुत अच्छे रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम इसी चीज का यूज करते हैं। अगर हमें A को दिखाना हो कि A ऑलवेज लेस देन इक्वल टू B होगा, तो हम क्या करते हैं कि एक एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज करते हैं और दिखा देते हैं कि A लेस देन इक्वल टू B प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है। अगर ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन स्टार होल्ड कर रही है तो डेफिनेटली A लेस देन इक्वल टू B हो जाएगा। तो ये चारों प्रॉपर्टी बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इनका यूज एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा होता है। जहां पर भी कुछ रिजल्ट प्रूफ करना होता है तो हम इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या इन्हीं के इक्विवेलेंट हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। प्रूफ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो सिंपल है, कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर A लेस देन इक्वल टू B दिखाना है। आप अगर ये होल्ड नहीं करेगा, इसका मीनिंग क्या है, अगर ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन इक्वल टू B हो जाएगा, और इससे A माइनस B स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। तो एप्सिलॉन कुछ A माइनस B पे डिपेंड करता हुआ चूज करिए, और इस चीज को आप बाई कंट्राडिक्शन प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था अभी तक में जो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, चाहे वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो, चाहे अलजेब्राइक प्रॉपर्टी हो, और चाहे तो वो ऑर्डर प्रॉपर्टी हो, या डेंसिटी प्रॉपर्टी हो, या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हो, इन सब से रिलेटेड ये रिजल्ट थे। अलजेब्राइक प्रॉपर्टी को और हम एक्सप्लोर करेंगे जब हम फील्ड पढ़ेंगे या ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, तब वहां पर सेट ऑफ रियल नंबर की अलजेब्राइक प्रॉपर्टी को और कुछ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस यहाँ पर इतना ही जरूरी है एनालिसिस के लिए, तो जितना जरूरी था उतना ही मेंशन किया गया है, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है जल्दी ही आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या जो क्लास है उसमें भी कुछ सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं पर? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें कहीं पर भी ओपन सेट क्लोज सेट नहीं आए हैं। हम जो पढ़ रहे थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टी थे रियल नंबर की, लेकिन वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं थी। अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए हमें कुछ चीजें डेफिनेशन से के थ्रू आपको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी मिलेंगी, और ये यहाँ से आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल नंबर या रियल एनालिसिस का स्टार्ट होता है, ठीक है। यही इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर सिस्टमेटिकली आप लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर जो टोपोलॉजी में मास्टर हैं, जो टोपोलॉजी जनरल टोपोलॉजी थोड़ा सा जानते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी ये आसान हो जाएगा ओपन सेट और क्लोज सेट से रिलेटेड चीजें। लेकिन जो टोपोलॉजी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो उनको ध्यान से समझना पड़ेगा, और जो जानते भी हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये और ज्यादा इम्प्रूव करेगा, जो टोपोलॉजी का आपका नॉलेज है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो सेट ऑफ आर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, और उनमें से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। लॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ
सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए हमें बेसिकली हम ओपन इंटरवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन बहुत सारी हैं, तो मान लीजिए स्टार्ट करते हैं कि ए और बी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर ए लेस देन बी है, स्ट्रिक्टली लेस देन बी है, तो स्पेशल टाइप का सेट होता है, उसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। देन फर्स्ट द सेट x belongs to R such that A is less than x and x is less than B is called open interval. Open interval, and इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय इस तरीके से हम ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा द सेट x belongs to R such that A less than equal to x and x less than equal to B, इस सेट को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, is called closed interval. Obviously क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में जो ओपन और क्लोज्ड है उसका कहीं ना कहीं ओपन सेट से और क्लोज सेट से रिलेशन है। ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होंगे और क्लोज्ड इंटरवल हमेशा क्लोज्ड सेट होंगे। कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड डिनोटेड बाय, इस सेट को हम स्पेशल तरीके से डिनोट करते हैं। इस सेट से क्लोज इंटरवल को ए बी को हमेशा हम इस सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और भी कुछ स्पेशल टाइप के हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, लाइक कि ये जो सेट होगा x belongs to R such that a less than x and x less than b, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्लोज्ड है। और ऐसे सेट a less than equal to x and x is strictly less than b, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a लेफ्ट साइड में क्लोज्ड और राइट साइड में ओपन। इसको बोलते हैं हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड। हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड सेट। तो कि एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज्ड है, इसलिए हाफ ओपन और हाफ क्लोज सेट या क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, इंटरवल हमेशा अगर ओपन इंटरवल है तो हमेशा ओपन सेट होगा, क्लोज्ड इंटरवल है तो हमेशा क्लोज सेट होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन से ओपन सेट है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ओपन इंटरवल हो, और क्लोज सेट है तो वो जरूरी नहीं कि वो क्लोज्ड इंटरवल हो। कुछ और भी इंटरवल होते हैं, ये तो बाउंडेड इंटरवल है। अनबाउंडेड इंटरवल स्पेशल टाइप के होते हैं, ये सभी है these are बाउंडेड इंटरवल। ये सभी एग्जाम्पल हैं बाउंडेड इंटरवल्स के। जो अनबाउंडेड इंटरवल है, अनबाउंडेड इंटरवल्स वो किस टाइप से डिफाइन होते हैं? इस टाइप से होंगे, x ऐसे एलिमेंट सच दैट x ग्रेटर देन a। ठीक है, ये क्या है? ये इसको हम यूजुअली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो a से बड़े हैं, रियल नंबर के ऐसे एलिमेंट जो a से बड़े हैं। ठीक है, दूसरा
x belongs to R such that x is strictly x is greater than or equal to a, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और x belongs to R such that x is less than a, ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये -∞ टू a, ये भी एक ओपन इंटरवल हो जाएगा, लेकिन ये अनबाउंडेड ओपन इंटरवल है। और एक और है सेट x such that x is less than or equal to a, ये है -∞ टू a, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, क्लोज्ड बट अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, और ये दोनों ओपन है, ओपन बट अनबाउंडेड इंटरवल, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बाउंडेड और अनबाउंडेड इंटरवल जितने भी हो सकते हैं उन सारे सभी को हमने लिस्ट आउट कर दिया है। और अगर स्पेशल केस हम लेते हैं, इफ a इक्वल टू बी हो जाए, a इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये सेट क्या हो जाएगा, देन a, ये जो क्लोज इंटरवल है वो जस्ट इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, बाय डेफिनेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, सिंगलटन, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जस्ट क्लोज इंटरवल ए लिखो, चाहे तो क्लोज इंटरवल बी लिखो, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी सिंगलटन होंगे, जितने भी सिंगलटन सेट हैं, वो सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सभी एक क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लोज्ड इंटरवल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लोज्ड इंटरवल हमेशा क्लोज्ड सेट रहेंगे, तो हमेशा सिंगलटन जो होंगे वो हमेशा क्लोज्ड सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज्ड होंगे, ये चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं। अभी हमने क्लोज सेट को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जैसे कि ओपन इंटरवल में जो ओपन लगा हुआ है वो जस्ट ओपन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब भी हम ओपन सेट दिखाएंगे तो वहां पर हम प्रूफ करेंगे कि जो ओपन इंटरवल है वो ओपन सेट भी होते हैं, ठीक है, इसीलिए वहां पर इंटरवल के पहले हमने ओपन यूज किया है। ऐसे ही क्लोज्ड इंटरवल में जो हमने क्लोज्ड जो प्रीफिक्स लगाया हुआ है वो इसीलिए स्पेसिफिक लगाया हुआ है कि जो क्लोज्ड इंटरवल है वो हमेशा क्लोज्ड सेट भी होंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप के सेट हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के, और इन्हीं पे बेस्ड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेबरहुड। नेबरहुड शार्ट में हम लोग NBD लिखेंगे। नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड एक्चुअली में दो तरीके से डिफाइन करते हैं लोग। नेबरहुड में या तो जस्ट सेट ऑफ रियल नंबर में नेबरहुड हम जब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो अभी हम जनरल केस नहीं लेंगे, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो सेट ऑफ रियल नंबर की पढ़ रहे हैं लेकिन जनरल टोपोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए जब भी हम नेबरहुड की बात करेंगे तो ये सिमिलर होगी डेफिनेशन, डेफिनेटली ये सिमिलर होगी डेफिनेशन किसके, जो हम जनरल टोपोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक रियल नंबर सिस्टम के लिए पढ़ना है। इसलिए नेबरहुड जो भी, नेबरहुड ओपन इंटरवल या ओपन सेट या क्लोज सेट जो भी पढ़ेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो नेबरहुड है, नेबरहुड हमेशा किसी एक पॉइंट का होता है। सपोज कि एक पॉइंट है, एक एलिमेंट है, रियल नंबर है, तो हम बोलेंगे अ सबसेट S of R is said to be a neighborhood of C if there exists an open interval ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल की बात नहीं कर रहा है, ओपन इंटरवल, नाम अगर दें AB सच दैट
C belongs to open interval AB and open interval AB is contained in set S. तो हम S को बोलेंगे कि वो नेबरहुड है पॉइंट C का. A subset, देखिए डेफिनेशन फिर से, a subset S of set of real number is said to be a neighborhood of C. A neighborhood यानी कि किसी पॉइंट के बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं, ठीक है. इनफैक्ट एस को, अगर एस नेबरहुड है किसी पॉइंट सी का, तो एस का कोई भी सुपरसेट होगा वो भी एक नेबरहुड हो जाएगा पॉइंट सी का, ठीक है. तो यहाँ पर जो सबसेट है एस को हम नेबरहुड सी का तभी बोलेंगे अगर सी को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाए और वो प्रॉपरली कंटेन हो सेट एस में, ठीक है. तो हम बोलेंगे कि एस क्या है, नेबरहुड है सी का. clearly any open interval containing C is also a neighborhood of point C. अगर C को कंटेन करने वाला कोई भी इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, लाइक कि AB है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB है और ये किस में कंटेन है, ओपन इंटरवल AB में कंटेन है. तो जो प्रॉपर्टी है नेबरहुड की वो होल्ड कर रही है, इसलिए कोई भी ओपन इंटरवल है, ठीक है, कोई भी ओपन इंटरवल है जो C को कंटेन करेगा वो नेबरहुड हो जाएगा C का, ठीक है. और स्पेशल टाइप का एक नेबरहुड होता है, नोट close interval 0 to is not a neighborhood of the point 2. ये क्लोज इंटरवल 0 to 2 को तो कंटेन कर रहा है, लेकिन 2 जो है 2 का ये इंटरवल नेबरहुड नहीं है. क्यों? सिंस देयर एग्जिस्ट नो इंटरवल AB containing 2 such that 2 contained in open interval AB and open interval AB contained in 0 to 2. अगर कोई भी ओपन इंटरवल है, अगर वो 2 को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्लोज्ड इंटरवल 0 2 में कभी भी कंटेन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 2 AB में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन 2 हो जाएगा. और B अगर ग्रेटर देन 2 हो गया तो डेफिनेटली ये जो ओपन इंटरवल है ये कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है क्लोज इंटरवल 0 2 का, क्योंकि B क्या हो गया 2 से ग्रेटर हो गया. और इसमें कौन से एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जो एटमोस्ट 2 के इक्वल है, ठीक है. और ये ओपन इंटरवल है जो 2 को कंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली B को ग्रेटर देन 2 होना ही पड़ेगा. इसलिए ये जो क्लोज इंटरवल 0 2 है ये नेबरहुड नहीं हो सकता है एलिमेंट 2 का, यानी कि एंड पॉइंट 2 का नेबरहुड नहीं हो सकता है. और ऐसे ही ये नेबरहुड नहीं है 0 का भी, ठीक है. 0 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल नहीं है जो क्लोज्ड इंटरवल 0 2 में कंटेन्ड हो, ठीक है. तो 0 और 2 दोनों जो ये 0 क्लोज इंटरवल 0 2 है ये नेबरहुड नहीं हो सकता है 0 और 2 का. इनफैक्ट 0 और 2 के अलावा सारे एलिमेंट्स का जो 0 और 2 के बीच में है सभी का नेबरहुड है, लेकिन एंड पॉइंट का नेबरहुड नहीं है. क्योंकि एंड पॉइंट का नेबरहुड इसलिए नहीं है क्योंकि एंड पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल नहीं है जो क्लोज्ड इंटरवल 0 2 में कंटेन्ड हो, ठीक है. तो
एक स्पेशल टाइप का नेबरहुड हम मेंशन करते हैं जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड। डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सी। ये क्या है? द ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, जहां पर डेल्टा पॉजिटिव है, is said to be the delta neighborhood of the point C। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ये स्पेशल टाइप का नेबरहुड है इसलिए हम स्पेशल इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन, एन मीन्स नेबरहुड, सी, सी मीन्स जिस पॉइंट का है, और डेल्टा मीन्स की जो रेडियस है। ठीक है, सी, एन सी डेल्टा, एन सी डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेबरहुड ऑफ सी ऑफ डेल्टा रेडियस। इसको ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये क्या है एक्चुअली में, ये अगर हम रियल नंबर सिस्टम देखें तो यहाँ पर अगर सी है और डेल्टा कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सी प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी प्लस डेल्टा हो जाएगा, और सी माइनस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, ये सी को ऑब्वियसली कंटेन कर रहा है। कोई भी अगर डेल्टा पॉजिटिव होगा तो सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा हमेशा सी को कंटेन करेगा, और इसको हम बोलेंगे डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का ओपन इंटरवल है। और जो जानते हैं मेट्रिक स्पेस थोड़ा सा जानते हैं, तो ये एक्चुअली में डेल्टा रेडियस का ओपन बॉल है विथ सेंटर सी। ठीक है, अगर आर को हम एज अ मेट्रिक स्पेस कंसीडर करें तो एक्चुअली में ये ओपन बॉल है विथ सेंटर सी एंड रेडियस डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट हम नाम दे रहे हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ सी। ठीक है, एक पॉइंट सी का डेल्टा नेबरहुड जस्ट स्पेशल टाइप का ओपन इंटरवल होगा। जस्ट इसे हमेशा याद रखना है। अब कुछ फैक्ट है जिसको विदाउट प्रूफ हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश कर सकते हैं, प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट theorem first. Let C be an element of R, then the union of two neighborhoods of C is a neighborhood of C। ठीक है, ये मीन्स कि अगर कोई पॉइंट है और उसके दो नेबरहुड है तो उन दोनों का यूनियन भी एक नेबरहुड हो जाएगा सी का। ठीक है, तो बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर दो नेबरहुड है S1, जस्ट प्रूफ को समझने की कोशिश करिए, बहुत ही मुश्किल प्रूफ नहीं है। अगर लेट S1 और S2 आर नेबरहुड्स ऑफ C, ठीक है, तो ऑब्वियसली S1 नेबरहुड है, S2 भी नेबरहुड है, तो C को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल A1 B1 जरूर होगा, जो किस में कंटेन होगा? S1 में कंटेन होगा। ठीक है, और ये जो ओपन इंटरवल है अगर S1 में कंटेन है तो ये किस में कंटेन हो जाएगा? S1 यूनियन S2 में भी कंटेन हो जाएगा। तो S1 यूनियन S2 में कंटेन करने वाला एक हमने ओपन इंटरवल A1 B1 ढूंढ दिया जो C को कंटेन कर रहा है, इसलिए बाय डेफिनेशन S1 यूनियन S2 क्या हो जाएगा? इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ C। ठीक है, क्या था नेबरहुड की डेफिनेशन? कि
हम एक सेट को नेबरहुड तब बोलेंगे जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो उस सेट में प्रॉपरली कंटेन है। तो चूंकि S1 क्या था, S1 नेबरहुड था C का, तो S1 में कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल जो C को कंटेन करेगा जरूर मिलेगा, और चूंकि ये S1 में है तो S1 यूनियन S2 में भी हो जाएगा, और इसलिए S1 यूनियन S2 भी एक नेबरहुड हो जाएगा। इनफैक्ट इसको अगर हम और जनरल करें, if C belongs to R, then arbitrary union of neighborhoods of C is again a neighborhood of C। ठीक है, अगर नेबरहुड का कलेक्शन है किसी पॉइंट के, इन सब का यूनियन भी एक नेबरहुड हो जाएगा सी का। ये प्रूफ करना बहुत ही ट्रिवियल है। ठीक है, मान लीजिए कि जस्ट आपके पास एस डेल्टा और डेल्टा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स सेट, ये नेबरहुड्स हैं, ठीक है, पॉइंट सी के। तो इनका यूनियन हमें दिखाना है कि डेल्टा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये भी एक नेबरहुड है। तो ऑब्वियसली चूंकि एस डेल्टा फॉर फिक्स डेल्टा फॉर एनी डेल्टा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, एस डेल्टा नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ सी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल ए बी such that C belongs to open interval AB and contained in set S delta हो जाएगा। और अगर ये S delta में contained है तो ये क्या हो जाएगा, C belongs to open interval AB contained in S delta, और S delta में contained है इसलिए union of S delta में भी contained हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि S delta union of S delta is also a neighborhood of C हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नेबरहुड है तो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट भी है तब भी हो जाएगा, आर्बिट्रेरी में फाइनाइट भी आ जाएगा, इनफाइनाइट भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल भी हो जाएगा, सारे एक ही में आ जाएंगे। ठीक है, चाहे फाइनाइट हो, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई भी आर्बिट्रेरी यूनियन है वो हमेशा नेबरहुड्स का आर्बिट्रेरी यूनियन हमेशा नेबरहुड ही होगा। लेकिन ये आर्बिट्रेरीनेस प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में होल्ड नहीं करती है, सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड्स नेबरहुड होता है। इनफाइनाइट या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपली हम लोग मेंशन कर रहे हैं। जो टोपोलॉजी जानते हैं तो टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी ही यही होती है, क्योंकि नेबरहुड क्या हो गए, जस्ट ऐसे सेट जो ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और टोपोलॉजी में ये प्रॉपर्टी ही होती है ओपन सेट की कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होगा और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होगा। ठीक है, तो वही उसी के पैरेलल ही ये सारी की सारी डेफिनेशन है। ठीक है, और सारे रिजल्ट भी उसी के पैरेलल ही है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है C बिलोंग्स टू R, द intersection of finite neighborhoods of C is a neighborhoods of C। इसको जस्ट प्रूफ नहीं करते हैं, जस्ट इसको समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पर है और दो आपके पास नेबरहुड है, दो ही हम एज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि एक S1 है और एक S2 है, दो नेबरहुड है किसके, पॉइंट C के, यानी कि C को कंटेन कर रहा है S1 भी और C को कंटेन कर रहा है S2 भी, और S1 और S2 दोनों नेबरहुड है। ठीक है, नेबरहुड है C के, तो इसका मतलब है S1 भी एक ओपन इंटरवल कंटेन करेगा और S2 भी एक ओपन इंटरवल कंटेन करेगा जो C को कंटेन करेगा। मींस कि
एक ओपन इंटरवल A1 B1 होगा जो C को कंटेन होगा और कंटेन करेगा S1 में, और एक इंटरवल A2 B2 होगा जो C को कंटेन करेगा और कंटेन होगा S2 में। ये तो डेफिनेशन है नेबरहुड्स की, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि ये C को कंटेन करने वाला ये A1 और ये B1 हो गया, ठीक है, ओपन इंटरवल, और A2 B2 ये जो ओपन इंटरवल है ये भी C को कंटेन कर रहा है। या तो वो इस टाइप से हो सकता है A2 B2 इस टाइप से हो सकता है, या ये केस एक हो गया। दूसरी तरीके से अगर इस टाइप से भी हो सकता है कि ये C हो गया, ये A2 B2 और ये A1 B1 हो गया। और या तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट C हो गया, A1 B1 हो गया, और यहाँ पर ये A2 B2 हो गया। इन ऑल केसेस अगर हम देखें तो इस केस में हम C को कंटेन करने वाला कौन सा इंटरवल देख सकते हैं, ये वाला इंटरवल, यानी कि A2 B1 कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा कंसीडर कर सकते हैं, A2 B2 ओपन इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं जो इनके इंटरसेक्शन में कंटेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 B1 हो जाएगा। और भी जो भी केसेस बनेंगे उसमें इंटरसेक्शन में हमेशा एक ओपन इंटरवल मिलेगा जो C को कंटेन करेगा। तो इसको अगर वेरीफाई करना है तो इसमें कई सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो उसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देख लें तो वो ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी फाइनाइट के लिए ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको जस्ट समझने की जरूरत है कि कितने केसेस हो सकते हैं। A1 A2 से बड़ा होगा, ये केस कौन सा है, जब A2 A1 से बड़ा होगा, ठीक है, और B1 B2 से छोटा होगा, तब ये इस टाइप का इंटरवल मिल जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है, और भी केस हो सकते हैं। लाइक कि ये पॉइंट C हो गया तो A1 B1 तो ये हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये A2 हो जाए और यहाँ पर ये B2 हो जाए, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तब क्या हो जाएगा, दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन करेंगे तो A1 B2 मिलेगा जो C को कंटेन करेगा, ठीक है, और ये S1 इंटरसेक्शन S2 में कंटेन होगा। तो हर केस में हमेशा दो नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन हमेशा नेबरहुड होगा। तो ज्योमेट्रिकली अगर समझ लिए तो प्रूफ करना आसान है, बस अलग अलग केस के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और काउंटर एग्जांपल अब देते हैं एक, कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड का जो इंटरसेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि नेबरहुड हो। तो नोट करके लिख देते हैं, नोट द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट number of neighborhoods of a point C may not be the neighborhood of the point C, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन क्या है, इनफाइनाइट है, तो इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का, तो हो सकता है कि वो नेबरहुड हो और हो भी सकता है कि वो नेबरहुड ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें, फॉर एग्जाम्पल फॉर any n belongs to set of natural number minus 1 by n to 1 by n, ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है और ये जीरो को कंटेन करना है, इज अ नेबरहुड ऑफ जीरो, ठीक है। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन ले n belongs to set of natural number, ठीक है, माइनस 1 by n to 1 by n, तो इसका जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन जीरो ही रहेगा। और ये ऑब्वियसली किसी भी ओपन इंटरवल को कंटेन नहीं कर सकता है,
क्योंकि ओपन इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, तो कभी भी कोई भी काउंटेबल सेट किसी भी इंटरवल ओपन इंटरवल को कंटेन नहीं कर सकता है। ये फाइनाइट है और ओपन इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल होता है, तो ये नेबरहुड नहीं है जीरो का। दिस इज नॉट अ नेबरहुड, नॉट अ नेबरहुड ऑफ जीरो। Thus, arbitrary intersection of neighborhoods of a point is not necessary a neighborhood of that point. फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए हम इंश्योर हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, इन जनरल होल्ड नहीं करेगा। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ जीरो ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, सिंगलटन जीरो मिल रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, ऑब्वियसली एक नेबरहुड नहीं है जीरो का, क्योंकि ये सेट कोई भी ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करता है, इसलिए ये नेबरहुड नहीं हो सकता है जीरो का। जीरो को तो कंटेन कर रहा है लेकिन नेबरहुड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन को लिखते हैं, वो है इंटीरियर पॉइंट की। ये सारी चीजें टोपोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन वो जनरल थ्योरी होती है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं वो रियल एनालिसिस या रियल नंबर सिस्टम के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट हमेशा एक सेट का होगा, ठीक है, किसी एलिमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, हमेशा इंटीरियर पॉइंट एक सेट का होगा। तो लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर, नाम देख रहे हैं इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, यानी कि इंटीरियर पॉइंट, एक पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, और किसका पॉइंट रहेगा, वो किसी सेट का रहेगा। एस कोई सबसेट है आर का, अ पॉइंट पी ऑफ एस, इंटीरियर पॉइंट अगर सेट एस है, उसका इंटीरियर पॉइंट हमेशा उसी सेट का मेंबर रहेगा, बाहर का नहीं रहेगा। बाय डेफिनेशन आपको ये याद रखना है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ a point P of S is called an interior point if there exists a neighborhood of P, और नाम दे दें अगर हम नेबरहुड को, नेबरहुड N P of P such that, नेबरहुड है P का तो NP तो हमेशा P को कंटेन करेगा, लेकिन ये कंटेन हो जाए S में, ठीक है, यानी कि एक नेबरहुड ऐसा हो P का जो S में कंटेंट हो, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट P है वो इंटीरियर पॉइंट है सेट S का, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट S is denoted by interior of S or S0. Okay. Note that it is clear that डेफिनेशन से देखिए कि किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, वही पॉइंट इंटीरियर हो सकते हैं जो एस के एलिमेंट हो। तो जितने भी
एलिमेंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे मेंबर होंगे हमेशा एस के ही। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ये जो सेट होगा इंटीरियर ऑफ एस, ये हमेशा सबसेट हो जाएगा एस का। इंटीरियर ऑफ एस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, हमेशा किसी भी सेट का इंटीरियर जो सेट होगा वो हमेशा उस सेट में कंटेंट होगा। प्रॉपर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट अगर देखें, सेट एस इक्वल टू हम कंसीडर कर रहे हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, ये कौन सा सेट है? जस्ट 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कि ये कोई भी पॉइंट सेट एस का इंटीरियर पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में क्या है? इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में कोई पॉइंट जो सेट एस का ही पॉइंट हो, सेट एस का ही पॉइंट हमेशा इंटीरियर पॉइंट हो सकता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, अ पॉइंट पी ऑफ एस, ठीक है, यानी कि इंटीरियर पॉइंट हमेशा उसी सेट के एलिमेंट होंगे और तभी होंगे जब एक नेबरहुड मिले जो कंटेंट हो उस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सेट क्या है? एस एक्चुअली में ये काउंटेबल सेट है। ठीक है, और काउंटेबल सेट है और किसी भी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है वो हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल सेट होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ओपन इंटरवल को कंटेन करेगा। तो इसमें से कोई भी पॉइंट हम चूज करेंगे, एस का कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, तो कभी भी हमें ऐसा ओपन इंटरवल या नेबरहुड नहीं मिलेगा जो सेट एस में कंटेन होगा, क्योंकि काउंटेबल सेट कभी भी अनकाउंटेबल सेट को कंटेन नहीं कर सकता है। इसलिए एस का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता है। तो जो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे इसके एक भी नहीं होंगे और इंटीरियर ऑफ एस यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो note that S is countable set and cannot contain neighborhood of any point of it. Okay, hence no point of S is an interior point. That is इंटीरियर ऑफ एस क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर हम लिखते हैं इफ एस इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल सबसेट ऑफ आर, देन इंटीरियर ऑफ एस हमेशा क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा उसको इंटीरियर होने के लिए उसका एक नेबरहुड होना चाहिए, यानी कि एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो सेट एस में कंटेन हो। और ओपन इंटरवल हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, तो कभी एक काउंटेबल सेट में कंटेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी काउंटेबल सबसेट होगा आर का, उसका इंटीरियर हमेशा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल अगर लें हम, फॉर एग्जांपल सेकेंड एस इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे, तो सेम रीजनिंग से ये भी काउंटेबल है। ठीक है, ये भी एक काउंटेबल सेट है, इसलिए इसका भी देन इंटीरियर ऑफ एस इक्वल टू एम्प्टी हो जाएगा। और अगर वैसे देखें तो मान लीजिए कि एन बिलोंग कर रहा है
भी n अगर हम कंसीडर करें और नॉन इक्वल टू 1/2 कंसीडर करें, या कोई भी एलिमेंट फॉर एनी n belongs to set of natural number n, any neighborhood of n contains a number other than positive integers. Hence, there exists no neighborhood of any point of n which is contained in set of natural number n. Hence, interior of set of natural number n equal to empty हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होंगे वो कैसे होंगे, इस टाइप से होते हैं। ये 0 हो गया, यहाँ पर ये सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करके आएंगे और यहाँ पर 2 के अराउंड अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेबरहुड लेंगे तो इस टाइप का बनेगा। और ऑब्वियसली इसमें 2 के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कभी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर तो रहेंगे ही। ठीक है, 2 के अलावा जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सभी नॉन इंटीजर एलिमेंट है, तो ये कभी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता है। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर कभी भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड कंटेन नहीं कर सकता है, और इसलिए इसका इंटीरियर हमेशा एम्प्टी हो जाएगा। और दूसरा लॉजिक यही है कि ये काउंटेबल सेट है और नेबरहुड को कंटेन करने के लिए उसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। अनकाउंटेबल, क्योंकि नेबरहुड क्या होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल सेट होते हैं, और इसलिए कोई भी काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट को कंटेन नहीं कर सकता है। तो जितने भी आपके काउंटेबल सेट हैं उन सभी का इंटीरियर हमेशा एम्प्टी हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले S इक्वल टू क्यू ले लें, तो ये भी एक काउंटेबल सेट है। देन जो आपका इंटीरियर है क्यू का वो भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। 5 S इक्वल टू जेड ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स, देन इंटीरियर ऑफ S ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फाइनाइट सेट है, इवन एम्प्टी सेट है, अगर हम S इक्वल टू जस्ट एम्प्टी सेट ले लें, देन इंटीरियर ऑफ S इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देख पा रहे हैं कि एम्प्टी सेट का इंटीरियर हम ले रहे हैं, इंटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट क्या हो रहा है, ये एम्प्टी ही हो जा रहा है। तो इंटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, और ऐसे सेट जिनका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल हो जाता है, ये स्पेशल टाइप के सेट होते हैं, और उन सेट को बोलते हैं ओपन सेट। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्प्टी सेट क्या हो रहा है, एम्प्टी सेट का इंटीरियर ले रहे हैं तो एम्प्टी सेट ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सेट जो भी होंगे, ऐसे सेट उनको हम ओपन सेट बोलते हैं, स्पेशल सेट, ओपन सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, हमेशा एक ओपन सेट रहेगा बाय डेफिनेशन। अगर यहाँ पर हम ले नेक्स्ट एग्जांपल S इक्वल टू आर ले लें, S इक्वल टू आर ले लें, तो क्या हो जाएगा, देन इंटीरियर ऑफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लें x बिलोंग्स टू आर लें, ठीक है, देन
x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड है, ठीक है। एप्सिलॉन नेबरहुड है ऑफ x, जो कि x को कंटेन कर रहा है, और कंटेन किस में हो जाएगा, r में हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट x क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और x ये क्या है, आर्बिट्रेरी चूजन है, इसलिए हर एक पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और इसलिए इसका जो इंटीरियर है, इंटीरियर कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ये पूरे r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इरेशनल नंबर ले, सेट ऑफ इरेशनल नंबर q कॉम्प्लीमेंट, देन इंटीरियर ऑफ q कॉम्प्लीमेंट यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये एम्प्टी सेट क्यों हो जाएगा, ये तो अनकाउंटेबल सेट है, फिर इसका कैसे इंटीरियर एम्प्टी हो गया, क्योंकि कोई भी अगर नेबरहुड लेंगे किसी भी पॉइंट का, तो हमेशा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों कंटेन करेगा, तो वो कभी भी इरेशनल नंबर के सेट में कंटेन नहीं कर सकता है किसी भी पॉइंट का नेबरहुड। इसलिए हमेशा इसका जो इंटीरियर का कलेक्शन होगा वो जस्ट एम्प्टी सेट हो जाएगा, मींस कि इरेशनल नंबर में कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं हो सकते हैं जो इंटीरियर पॉइंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट करेंगे और इसका कोई भी नेबरहुड लें, देन एनी नेबरहुड ऑफ और एनी x belongs to q complement, any neighborhood of x will contain a rational number hence there exist no neighborhood of x such that, neighborhood का नाम देते हैं nx of x such that x belongs to nx and nx is properly contained in q complement, ठीक है। इसलिए जो इंटीरियर हो जाएगा q कॉम्प्लीमेंट का वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम जस्ट ओपन सेट डिफाइन करेंगे। और ओपन सेट क्या है, लेट S is subset of R, S is said to be an open set if each point of S is an interior point S, मीन्स कि कोई भी पॉइंट हो S का, हम S को ओपन सेट तभी बोलेंगे अगर उसका हर एक पॉइंट क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा हमेशा। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल N Z Q complements are not ओपन सेट। ये ओपन सेट से नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसका, कोई भी पॉइंट चाहे n का हो, चाहे z का हो, चाहे q का हो, चाहे q कॉम्प्लीमेंट का हो, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसलिए इनमें से कोई भी सेट ओपन सेट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट दूसरा हम लिखें, एनी या काउंटेबल सबसेट ऑफ R cannot be ओपन सेट। कोई भी काउंटेबल सबसेट है, काउंटेबल सेट है R का,
तो कभी भी ओपन सेट नहीं हो सकता है। अनकाउंटेबल सेट भी ओपन सेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, इसके बाद भी ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है ओपन सेट की कि हर एक पॉइंट को क्या होना पड़ेगा, इंटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसकी वजह से सेट ऑफ इरेशनल नंबर आपका ओपन सेट नहीं होगा। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, S इक्वल टू कोई भी ओपन इंटरवल ले लें, x belongs to R such that 2 less than x and x less than 3 हो जाए। तो ये क्या है, जस्ट एक्चुअली ओपन इंटरवल 2 3 है, then each point of S is an interior point of S, hence S is open set. In fact, for any AB belongs to R with A strictly less than B, open interval AB is an open set in R. ठीक है, यहाँ पर ओपन सेट हमेशा, कोई भी ओपन इंटरवल होगा हमेशा ओपन सेट होगा, और इसका हर एक पॉइंट, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो कैसे हो जाएगा ये, जस्ट आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए कि ये ओपन सेट है ए बी, ठीक है, ओपन सेट ए बी है, इसका कोई भी पॉइंट अगर हम ले, मान लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि जो x है वो a से ग्रेटर होगा और b से स्मॉलर होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है, x है, ये a और b के बीच में होगा, तो कहीं ना कहीं लाई करेगा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको मेजर करें तो ये कितना हो जाएगा, ये b माइनस एप्सिलॉन है, और ये डिस्टेंस अगर मेजर करें तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू चूज करेंगे क्या, मिनिमम ऑफ b माइनस एक्स एंड x माइनस ए, इनमें से जो भी स्मॉलर है, ठीक है, उसको हम एप्सिलॉन मान लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो b माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर दिख रहा है, तो यहाँ पर सॉरी b माइनस एक्स स्मॉलर दिख रहा है, तो हम b माइनस एक्स को ही अगर एप्सिलॉन मान ले, तो x के अराउंड एप्सिलॉन रेडियस का जो नेबरहुड होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर रहेगा और राइट हैंड साइड में यहाँ तक आएगा। तो ये एक ऐसा नेबरहुड है जो ओपन इंटरवल ए बी में कंटेंट है। देन नेबरहुड x with radius epsilon contained in open interval AB, इसको आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ से ज्योमेट्रिकली देखना बहुत आसान है। ये b माइनस एक्स क्या है, हमने एप्सिलॉन रेडियस लिया है, ठीक है, और x को सेंटर मान लिया है, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर ये एप्सिलॉन रेडियस का लेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, b तक जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेबरहुड हो जाएगा एन एक्स एप्सिलॉन, ये हमेशा ओपन इंटरवल ए बी में कंटेंट होगा। तो चूंकि x हमारा क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसलिए हमने क्या दिखा दिया, x को कंटेन करने वाला आर्बिट्रेरी पॉइंट x था, और उसको कंटेन करने वाला एक हमने नेबरहुड ढूंढ दिया जो कि ओपन इंटरवल ए बी में कंटेंट है, इसलिए ओपन इंटरवल ए बी हमेशा एक ओपन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो